हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफ़िकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को ऑनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। तो करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा, जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का, उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट, और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सबको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं तो 25% जो हम 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम फिर वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। आप कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हो सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहे हो, आप BPSC दे रहे हो, RO का दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। इकोनॉमी के हम लोग 5 बेस्ट MCQ डिस्कशन करेंगे जो करंट अफेयर बेस होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एटलस पेपर और पेन लेके बैठिए और इसको नोट डाउन कीजिए और ये सोच के बैठिए कि ये 20 मिनट 25 मिनट जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहीं पर ये 5 क्वेश्चन आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए, आपके समझ में आ जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। क्योंकि परीक्षा के टाइम आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए अभी से इसको यही सोच के चलिए कि अभी 20 मिनट 25 मिनट में हमको ये वीडियो देखते देखते याद हो, ना याद हो तो इसको रिपीट कीजिए, बार बार इसको नोट डाउन करिए ताकि याद रहे। ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फुल्ली विथ रेफरेंस टू फुल्ली एसेसेबल रूट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर फुल्ली एसेसेबल रूट की बात कर रहा है, एक ऐसा रूट रास्ता की बात की जा रही है जो फुली एसेसेबल हो। ठीक, तो ये इसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेबी टू इनेबल टू नॉन रेसिडेंशियल टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट सिक्योरिटी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये सेबी के द्वारा फुली एसेसेबल रूट जो है सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो नॉन रेसिडेंशियल मतलब कि फॉरेनर के लिए, विदेशियों के लिए जो इंडिया में नहीं रहते हैं, इंडिया के रेसिडेंशियल नहीं है, मतलब सिटीजन हो सकते हैं लेकिन रेसिडेंशियल नहीं है। इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें स्पेसिफिक मतलब कि सभी में कुछ स्पेसिफाई किया गया, वो स्पेशल होगा उसमें किया जाए। ठीक, तो सेकेंड स्टेटमेंट, इजिबल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट सीलिंग। यहाँ पर कुछ सीलिंग की बात की गई है कि आप जैसे आप हजार करोड़ या 1 रुपया ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्वांटिटी की बात की गई, क्वांटिटी सीलिंग की लिमिटेशन लिया गया है क्वांटिटी पर। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय इजिबल इन्वेस्टर अंडर द रूट शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो यहाँ फेमा एक्ट 1999 के तहत इनको गवर्न किया जाएगा। किनको? जो इन्वेस्टर इजिबल होंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें से हाउ मैनी स्टेटमेंट आर गिवन एबव द करेक्ट, इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
तो यहाँ पर ये समझने वाली या सोचने वाली बात है कि देखिए सेबी का काम क्या है। पहला तो ये सोचिए कि फुली एक्सेसिबल रूट जो है, तो सेबी का काम क्या है। सेबी जो है 1986 में इसकी 86 नहीं 88 में इसकी स्थापना होती है। 4 साल के बाद इसका चेंजिंग होता है और क्या हो जाता है 1992 सेबी एक्ट के अंतर्गत इसको रेगुलेट किया जाता है। अभी 1992 एक्ट सेबी एक्ट सभी एक्ट 1992 एक्ट के तहत ये चलती है। पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, क्या थी एग्जीक्यूटिव, अब ये क्या हो गई क्वासी जुडिशियली बॉडी है। जब भी पूछा जाए तो आप जान लीजिए एक्ट के द्वारा आई, लेकिन क्वासी जुडिशियल बॉडी है। सेबी का चेयरपर्सन इसे माधवी बुच है। आपको सेबी से सेबी का काम क्या है, तो सेबी का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, किसको, इन्वेस्टर को। किसमें, तो शेयर मार्केट, एक्सचेंज मार्केट में, यानी सिक्योरिटी मार्केट में आप जो भी होता है उसमें इन्वेस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कोई इन्वेस्टर डूब ना जाए उसको बचाना, सेफगार्ड करना, यही इसका काम है, मार्केट को सही रूप से चलाना। ठीक, तो ये आप खुद सोचिए कि जब सेबी का काम है तो ये तो बाहर को, अब बाहर के इन्वेस्टर पर तो निर्णय सरकार लेगी। बाहर का ये किसको बोल रहा है कि नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टर की बात कर रहा है। तो नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टर की जब बात हो रही है तो यहाँ पर तो बाहर का हो गया, तो उसको तो सरकार, भारत सरकार लेगी। तब इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, बिना पढ़े आप जान सकते हैं। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस कौन किया है, तो इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, आरबीआई, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके इंट्रोड्यूस किया। कब किया, तो 2020 में। ठीक, वहाँ से चलता आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, अब खुद सोचे सरकार लेके आ रही है कि भैया तुम इन्वेस्ट करो हमारे देश में, तो वो सीलिंग लगा देगी अमाउंट पर, नहीं, अमाउंट पर सीलिंग नहीं लगाएगी। जब भी लगाएगी तो कुछ देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो होता है। क्वालिटी एक होता है, तो क्वालिटी मतलब कि कुछ स्पेसिफिक गुड कैरेक्टर, और क्वांटिटी मतलब मात्रा पर कभी नहीं कोई भी सरकार लिमिटेशन नहीं लगा सकती है, लेकिन क्वालिटी पर कर सकती है कि भैया आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया है उसी में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक, अब यहाँ पर अब जितने भी इन्वेस्टर होंगे, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। और जितने भी इन्वेस्टर होंगे जो एलिजिबल है इन्वेस्ट करने के लिए, उनको गवर्न किया जाए किसके द्वारा, तब फेमा के द्वारा, फेमा एक्ट 1999 के तहत। ये स्टेटमेंट सही है। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं फॉरेनर, वो फेमा के तहत ही इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें से कौन सही है, तो ओनली वन इज करेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंसल्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस अ सेपरेट चैनल फुली असेसेबल रूट। इसको फुली असेसेबल रूट का किसके लिए, तो नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टर के लिए, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट सिक्योरिटी। तो डेट सिक्योरिटी में नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए एक सेपरेट चैनल ओपन किया गया। ठीक, तो ये दोनों आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिल के किया गया। ठीक, ये कब से इफेक्ट है, तो 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टेड है। दिस प्लान विल बी रन अलॉन्ग टू, ये प्लान जो है दो रास्ता इसके पास है। पहला मीडियम टर्म फ्रेमवर्क, दूसरा है वॉलंटरी रिटेंशन रूट। तो दो इसके रास्ता है। पहला आपका रास्ता याद होना चाहिए मीडियम टर्म फ्रेमवर्क। तो आपको परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि फुली एसेसेबल रूट के पथ कौन कौन है, उसमें दे देगा और पूछ देगा। मीडियम टर्म फ्रेमवर्क इसके हैं रिलेटेड है वॉलंटरी रिटेंशन रूट, इससे रिलेटेड है। ठीक, एलिजिबल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन स्पेसिफाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी विदाउट रिगार्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। देयर विल बी नो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन आर एलिजिबल इन्वेस्टर, कोई क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी रिस्ट्रिक्शन है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा सरकार क्या करती है, क्वालिटी रिस्ट्रिक्शन ला के आती है। ठीक ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि PFI, नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, NRI, ओवरसीज रीजन एंड अदर entity entitled to engage government security under debt regulation can continue to do through this route, so have previously. Investor made eligible investment made by investor utilizing route subject to condition of फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम देखते हैं ये इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया एशियान ट्रेड। तो यहाँ पर इंडिया और एशियान के ट्रेड के बारे में बात किया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया एशिया ट्रेड डील विथ साइन 2019 नहीं 2009 में साइन हुआ था। ठीक ना। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एशियान कंट्री
काउंट फॉर द 11% इंडिया ग्लोबल ट्रेड, करेक्ट है। वैल्यू ऑफ द इंडिया एक्सपोर्ट टू एशियन कंट्री 2023 to 2024 was more than import for the same period। तो यहाँ पर बोल रहा है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक ना। अब बोल रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो क्या ज़्यादा है, क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है इम्पोर्ट से। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेके आए थे FTA, लेकिन इसमें इंडिया साइन नहीं किया, बात छोड़ दिया, ठीक ना। कि इंडिया अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करता तो इन लोग को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए ला रहे थे और कंट्रोल किया गया, ठीक ना। तो अब 2023 और 24 का देखेंगे तो इंडिया का इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया, इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, एक्सपोर्ट नहीं थी। अभी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एशियान इस समय न्यूज में चपक के है, ठीक है ना। इसमें 10 मेंबर हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी के टाइम हुई थी 1967 में, ठीक है ना। इसके 3 याद कैसे करेंगे? तो इसके 3 साल बाद, जस्ट 3 साल बाद क्या हुआ था? वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस आया था, पेट्रोलियम में क्राइसिस आ गया था। और इसके 3-4 साल बाद क्या, अब 71 में देखेंगे तो बांग्लादेश का विभाजन हो गया। अब जैसे चाहे आप याद करते हैं, ऑयल क्राइसिस से याद करेंगे तो बहुत सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे, ठीक। बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसका स्थापना हुई थी, स्टेबलाइजेशन हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक। परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके कितने मेंबर है? तो 10 मेंबर हैं, और सभी मेंबर हम देखेंगे तो मलाक्का जो स्टेट है उससे सब रिलेटेड है, ठीक ना। कुल मिला के साउथ चाइना सी और गोल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी और जावा सी, इन सबको देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। पैसिफिक, फिलीपीन सी जो है, आप वहाँ फिलीपीन सी से लेके आइए। गोल्फ ऑफ थाईलैंड जितना भी इसमें कनेक्टेड है, आप वो फिर आपका जावा सी देख लीजिए। ये आप पूरा एरिया, यही एरिया में 10 कंट्री हैं, ठीक है ना। इसका पार्ट ना तो ऑस्ट्रेलिया है, ना तो चाइना है, ना तो इंडिया है। इंडिया आपका एशियन का मेंबर नहीं है, ठीक है ना। इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है, आप याद करिए जब परीक्षा में पूछेगा। एम टू वाइडिंग द ट्रेड डिफिसिट विथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन आज एसीन। A senior government officer said India is facing the traffic asymmetry in ASEAN agreement, aim to the complete review by the next year. During the 21st ASEAN summit, तो यहाँ पर 21st 21वां एशियान समिट चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइट द रिव्यू इंडिया एशियान एग्रीमेंट और 10 पॉइंट एजेंडा दिए हैं। परीक्षा में पूछ देगा 10 पॉइंट एजेंडा कब दिया गया है? तो 10 पॉइंट एजेंडा आपका 21वीं एशियान समिट में दिया गया है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका वियतनाम में हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, ठीक ना। तो आपको इतना याद रहे। इंडिया एशियान ट्रेड एग्रीमेंट साइन 2009 में, इज बिकम द सिग्निफिकेंट सप्लायर ऑफ द इनपुट मटेरियल। तो यहाँ पर जब ये साइन हो गया था इंडिया एशियान ट्रेड, तो अब होगा कि इंडिया क्या करेगा कि यहाँ पर अब अपना मटेरियल सप्लाई कर सकता है किस एशियान कंट्री को। जबकि पालम ऑयल और नेचुरल गैस सोर्स जो है इंडोनेशिया, मलेशिया और नेचुरल रबर कम फ्रॉम द थाईलैंड। तो पालम ऑयल इंडोनेशिया और नेचुरल ऑयल मलेशिया और नेचुरल रबर थाईलैंड, यहाँ से ये इंपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो आपको जब भी ये परीक्षा में आएगा तो पालम ऑयल को लेकर हमेशा ये न्यूज में रहता है, तो मार दीजिएगा इंडोनेशिया, धड़ाक से टिक मारिएगा इंडोनेशिया पर, क्योंकि पालम ऑयल हमेशा न्यूज में रहता है इंडोनेशिया को लेके। इंडोनेशिया और इंडिया में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उसी को लेके। एशियान रिमेन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग 11% ऑफ इंडियाज ग्लोबल कॉमर्शियल। तो इंडिया का जो 11% केवल ग्लोब का, यानी ग्लोब से वो 100% अगर लेता है तो ये केवल आसियान कंट्री से 11% इम्पोर्ट करता है। सोचिए इतना। इंडिया एक्सपोर्ट आसियान, देखिए इसका एक्सपोर्ट कितना है? तो 41 मिलियन का। इंपोर्ट दुगुना देखेंगे, इंपोर्ट कितना है? तो 80 बिलियन का इंपोर्ट करता है। गुड एंड सर्विस कितना? 80 बिलियन। और उसका आधा कर दीजिए, परीक्षा में डाटा दे देगा आरओ में और पीसीएस में। आरओ में तो पक्का पूछ देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 80, आप सोच खाली एक याद कीजिए, 80 बिलियन का डॉलर का ये इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कितना करते हैं? उसका आधा, ठीक। 2023 और 24 का डाटा है। एशियान कंट्री में कितने मेंबर हैं? तो एशियान कंट्री में आप देखेंगे तो 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर में से आप देखेंगे तो आप बुरनोई पाएंगे,
कंबोडिया पाएंगे, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आप मैप देखना चाहते हैं तो मैप देख लेते हैं तो अच्छा आप मैप ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक ना। आपको ये याद होना, तो यहाँ पर थाईलैंड, गोल्फ ऑफ थाईलैंड है यहाँ पर, ये वाला रीजन। यहाँ पर ये आपको बोला, ये वाला रीजन को बोला जाता है जावा सी, तो जावा सी है, ठीक। और यहाँ पर फिलीपीन, फिलीपीन सी है, ठीक ना, फिलीपीन सी है, ये फिलीपीन यहाँ पर इसीलिए मैं बोल रहा था। और यहाँ पर साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, ठीक ना। तो साउथ चाइना सी, यहाँ से साउथ चाइना सी, ठीक ना। तो साउथ चाइना सी से लेके आपका ये गोल्फ ऑफ थाईलैंड, जावा, और यहाँ पर आपका फिलीपीन, ये सब इसी के बीच में सब है, बाहर कोई नहीं। तो इसमें क्या, म्यांमार है जो इंडिया से चिपका हुआ है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इसी वियतनाम में ही हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपका समिट हो रहा है, 21वां समिट, 21वां आसियान समिट, ठीक ना। तो आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आप सिंगापुर, ये देखिए मलक्का, यहीं पर मलक्का क्या है, मलक्का का ये स्टेट ऑफ मलक्का है, जो कि बहुत ही पीजी स्टेट बोला जाता है इसको, ठीक ना, मलक्का। सिंगापुर, यहाँ मलेशिया, ये मलेशिया, इसी को मलेशिया पेनिनसुला बोला जाता है। ब्रुनोई यहाँ पर है, अब इंडोनेशिया ये पर है, ठीक ना, है फिलीपीन। तो ये 10 देश हैं जो इसके मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, ठीक। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, करी ट्रेड। करी ट्रेड के बारे में देखते हैं। करी ट्रेड, टर्म रेफर द करी ट्रेड। करी ट्रेड क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर सरकार, देश की सरकार होती है, वो चाहती है कि हमारे देश में इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो, तो बहुत सारे रास्ते अपनाती है, ठीक ना। तो उसमें से एक रास्ता ये करी ट्रेड है, जो क्या करती है कि अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटा देती है, ठीक। अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कंट्रियाँ बहुत सारे रास्ता अपनाती है, जिसमें से आप देखेंगे इंडिया का है, तो इंडिया का क्या करती है कि अपना आरबीआई उसको मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करती है, ठीक। और क्या, तो उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे और नॉर्म्स लेके आती है, टाइम टू टाइम पर किया जाए, जिससे इन्वेस्टर, एफबीआई लेके आती है, फॉरेन इन्वेस्टर, एफडीआई डेवलपमेंट इन्वेस्टर, एफडीआई लेके आती है, और बहुत सारी सुविधाएं जो भी सरकार करती है, तो सब उसी तरह से इसमें यहाँ तक कि करेंसी का डिवैल्यूएशन कर देती है, ठीक ना। तो उसी में से एक ये है कि सरकार क्या करती है, किसी भी कंट्री की सरकार को अपना इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है, तो आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि ये इंडिया कंट्री है, इंडिया, ठीक। अब इंडिया कंट्री है तो इसको अपना इकोनॉमी बढ़ाना है, तो इकोनॉमी बढ़ाना है तो क्या करेगी, अब यहाँ पर पैसा चाहिए, या तो लोगों को पैसा दे, या मार्केट को बूस्ट करना है तो क्या करेगी, लोग पैसा क्यों लेंगे। आप सोचिए कि बैंक से आप लोन क्यों लेंगे, जब वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट बोल दिया जाए कि कम है, तो आप बैंक से लोन लेंगे या उसको ले जाके इन्वेस्ट करेंगे और अपना रोजगार करेंगे, जिससे इकोनॉमी चलने लगेगी। तो उसी तरह से देश क्या करता है कि कहता है कि चलो भैया इन्वेस्टर आओ, मैं तुम लोग को जीरो इंटरेस्ट पर या लो इंटरेस्ट पर मनी देता हूँ, क्या, लो इंटरेस्ट पर। अब लो इंटरेस्ट पर मनी देता हूँ, लेकिन ये देश देता है, उस इन्वेस्टर को देगा लो इंटरेस्ट पर, जो इन्वेस्टर उसी देश में नहीं, दूसरे देश में जाओ, दूसरे देश में जाओ, मान लीजिए कि आपको ए एक कंट्री है, ठीक, और ये बी कंट्री है। ए बोलता है कि चलो हम अपना इन्वेस्ट रेट जो है, आईआर इन्वेस्ट रेट जो है लो कर देते हैं, ठीक। तब इन्वेस्टर क्या करेंगे, तो यहाँ से लोन लेंगे, ठीक, यहाँ से लोन लेके अभी कंट्री में देखेंगे, यानी कंट्री सर्च करेंगे कि जहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी अगर पैसा अगर डालते हैं, जैसे आप बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो उसी तरह से इन्वेस्टर आएगा यहाँ पर डिपॉजिट करेगा, इन्वेस्ट करेगा एक तरह से, ठीक। और जब इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर, ठीक, तो इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ पर उसको हाई रिटर्न मिलेगा, क्या, रिटर्न हाई पाएगा, हाई रिटर्न, हाई रिटर्न। जब हाई रिटर्न पाएगा तो क्या करेगा, फिर देश में अपने लेके जाके वो देगा, क्योंकि इन्वेस्टर तो इसी देश का है, और उसको अब इसी देश में नहीं करना है, उसको यहाँ से लेके जाएगा और पाएगा, तो कोई भी मटेरियल चाहे कुछ भी हो, कोई भी अब जो भी पैसा अगर यहाँ से इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ फिर जो इसका इंटरेस्ट पाएगा, हाई रिटर्न पाएगा, तो अपने देश में जाकर इंडस्ट्री खोलेगा, उसका कुछ ना कुछ तो करेगा,
जिससे देश, अब इन्वेस्टर है तो इंडस्ट्री खोलेगा यानी और भी करेगा। तो इसी के लिए कंट्रियाँ करती हैं, क्या करती हैं, इसी प्रोसेस को करते हैं कैरी ट्रेड, यानी ट्रेड को बढ़ाने के लिए कैरी करना। अब इसमें क्या है कि कंट्री अपना इंटरेस्ट को लो कर देती है। ठीक, तो देखिए क्या समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, ठीक है ना, फिर बताएंगे। कैरी ट्रेड रेफर टू बैरो मनी कंट्री इन कंट्री वेयर द इंटरेस्ट रेट आर लो, ठीक है ना, वहाँ से कैरी करो जहाँ इंटरेस्ट रेट लो, और इन्वेस्ट दैट मनी इन कंट्री विथ इंटरेस्ट रेट मच हाइयर, यानी उस कंट्री में इन्वेस्ट करो जहाँ पर हाइयर ज़्यादा हो। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रेड ट्रांजेक्शन विच आर कंप्लीट विद इन एन ओवरऑल पीरियड ऑफ 9th मंथ, 9 कोई पीरियड नहीं होता इन्वेस्ट करने का। द बैरो करेंसी विथ हाई इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्ट इट इज करेंसी विथ लो इंटरेस्ट, नहीं। और जब हम खुद सोचिए, आप बिजनेस मैन है, आप कहीं का आप करेंसी कभी भी वो लोन लेंगे या उधार पर लेंगे तो इंटरेस्ट हाई पर लेंगे या उसको इन्वेस्ट करेंगे लो पर, नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं। सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जानता है। ट्रेड विद द परमिट फॉर द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अंडर द इंडिया प्रिविलेजिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, नहीं। तो ओनली वन स्टेटमेंट ए इज करेक्ट है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर ऑलवेज लुकिंग, जो ग्लोबल इन्वेस्टर होते हैं ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। तो कोई भी इन्वेस्टर होगा दुनिया का, वो यही सोचेगा, जो ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टर है, ठीक ना, वो सोचेगा कि हम हमेशा अपॉर्चुनिटी मिले कि हम पैसा बनाएं, ठीक। तो वन वे do this, borrow money in country where the interest rate are low and invest money where the interest rate much higher, simply put it called the carry trade, ठीक। such possible can rise because the central bank in many national strive to keep interest rate at the level this appreciate देयर ओन इकोनॉमिक कंडीशन। तो यहाँ पर इसलिए क्या था कि अपने इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़िया किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ये जापान कर चुका है। अब देखेंगे तो जापान जो है अपना इंटरेस्ट रेट जो है 2011 से लेकर 2016 के बीच में 0 इंटरेस्ट रेट कर दिया था, 0% कर दिया था इंटरेस्ट रेट। और एक्चुअली आप 2000 में देखेंगे, 2016 में देखेंगे तो माइनस तक कर दिया था। इसका गोल बिहाइंड यही था लो इंटरेस्ट का, कि बूस्ट इकोनॉमी एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। चीप मनी मॉनेटरी पॉलिसी हैज इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, लो इंटरेस्ट रेट इनकरेज द इन्वेस्टर टू बैरो चीप इन एन इन्वेस्ट in other nations such as Brazil, Mexico, India, even United States in hope the earning higher profit. Such carry trade known as एन carry trade। अब यहाँ पर जापान का रहा, जापान की करेंसी एन है तो इसलिए इसको एन कैरी ट्रेड बोला गया। तो आपको कैरी ट्रेड टर्म को समझना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ए इज करेक्ट ऑप्शन। यहीं पर याद करके जाना है, समझ के जाना है, ठीक है ना। विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एकदम लेमैन, एकदम क्या बोलते हैं, जो ना पढ़ा इकोनॉमी उसको भी समझ में आए, इस भाषा में लेके चल रहा हूँ। इट मेजर चेंज ओवर टाइम। सबसे पहले ये समझ लीजिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है। देखिए यहाँ पर बोला है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कौन होता है, जो उस कोई भी वस्तु को, गुड को कंज्यूम करता है। क्या हम मार्केट से गुड ले सकते हैं और सर्विस लेते हैं, तो हम कंज्यूम करेंगे। तो गुड को क्या करेंगे, जैसे बिस्किट हम कर लेते हैं तो हम उसको ईट करेंगे, ईट, ठीक। और सर्विस लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सर्विस क्या लेते हैं, हमको वो गुड किसका सर्विस लेते हैं, मान लीजिए ऑटो का जाना है, ऑटो से जाना है ना, ऑटो से जाना तो ऑटो का सर्विस ले, यहाँ से वहाँ, जैसे मोबाइल बनाने का सर्विस ले दुकान वाले से, तो ये सब सर्विस है। मान लीजिए फ्रिज खराब हो गया तो फ्रिज को बनाने वाले को बुला रहा हूँ, तो ये सब सर्विस है, ठीक ना। तो सर्विस क्या होती है, इसको आप टच नहीं कर सकते हैं, अनटचेबल। सबसे सिंपल यही एक सर्विस वो चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, और गुड वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक। तो गुड और सर्विस का जो कंज्यूम डायरेक्ट करता हो उस डायरेक्ट उसी को कंज्यूमर बोला जाता है। और ये बेस्ट टूल है कि सरकार पता करती है, कोई भी देश की सरकार ये पता करती है कि कितने लोग क्या बोलते हैं कंज्यूम कर रहे हैं, और इसका परसेंटेज निकाल लेती है, जिसको इंडेक्स बोलते हैं। क्या इंडेक्स बना निकाल लेती है, इसका परसेंटेज निकालती है कि ओवरऑल इतने लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसको इतने प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो मार्केट में कितना है, तो पूरा देश का ओवरऑल निकल जाता है, जिसको कंज्यूम प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। और इससे मालूम चल जाता है कि अगर प्राइस हाई रहेगा तो लोग नहीं खाना, बिस्कुट का प्राइस हाई हो जाएगा तो क्या बोलेगा, लोग बिस्किट खाना कम कर देंगे, ठीक। तो बिस्किट खाना कम कर देंगे मतलब कि का कंज्यूम कम हो गया। तो वही जब इसका परसेंटेज निकाला जाएगा तो पता चलेगा कि भैया आप तो लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं, सर्विस कम ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि महंगाई बढ़ गई है। तो इन्फ्लेशन को नापने का एक टूल है किसी भी देश का,
ठीक। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसीलिए है, तो इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो क्या बोला, इट मेजर चेंज ओवर टाइम द प्राइस गुड एंड सर्विस दैट हाउस होल्ड्स एक्वायर फॉर द कंजप्शन, करेक्ट, ठीक है ना। एक टाइम पीरियड है, तो देखिए अब तो 2012 का टाइम पीरियड था, 2012 से हम लोग बेस ईयर लेके नापते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, चेंज होने हो गया है, ठीक ना, 2024 हो गया है, ठीक। और जो कि शुरुआत होगा कब से, 2026 से शुरू किया जाएगा। अभी से इनिशिएटिव नहीं, प्लान बन गया है, ठीक ना। तो बेस ईयर ये आप ओवर टाइम ये चेंज पीरियड। इट वाइडली यूज द माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इन्फ्लेशन, हाँ इन्फ्लेशन को इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। इट यूज टू इंडेक्सिंग डेयरनेस अलाउंड टू एम्प्लॉयमेंट फॉर इंक्रीज द प्राइस, करेक्ट है। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, आल तीनों के तीनों, ठीक ना। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन में और भी क्लियरिटी आ जाएगी। रिटेलर इन्फ्लेशन इंक्रीज 5.49% इन सितंबर फ्राम द 3.65। अब सोच लीजिए, इन्फ्लेशन रेट जो था 3.65 वो कितना बढ़ के हो गया, तो 5.49 हो गया है प्रीवियस मंथ, एक मंथ में। प्राइमरी वो इंक्रीज द फूड प्राइस, इसमें रीजन क्या है, फूड प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो अब इससे क्या हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया है, 5.02% इन सितंबर। तो इतना इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स परीक्षा में पूछ देगा कितना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक ना। ये बदलता रहता है आपका, कोई स्थिर नहीं है। अभी कोई देखो डिमांड और सप्लाई पर, अभी सप्लाई बढ़ जाएगी फूड का तो डिमांड बढ़ जाएगा, सब डिमांड सप्लाई पे चलता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टैकल चेंज द कास्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस होल्डर फॉर बाई for consumption, correct statement. CPI is extremely used the microeconomic inflation indicator tool. Government and the central bank measure inflation and monitoring price stable defaulter and national account. Second, CPI is often used the index imply डेयरनेस अलाउंस रिस्पेक्ट टू प्राइस इंक्रीज। अब सोचिए अलाउंस जो मिलता है, डेयरनेस अलाउंस एम्प्लॉइयों को, उसके इसके ही मिलता है कितना महंगाई बढ़ गई, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं ना, कि महंगाई भत्ता आ गई है, बढ़ गई है क्या। बेस ईयर ऑफ द कंजप्शन प्राइस इंडेक्स इज रिवाइज फ्राम 2012 से लेकर 2024 तक हो गया है। न्यू बेस ईयर एक्सपेक्टेड इफेक्ट फ्राम जनवरी 2026 से इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, नीदरलैंड फॉलोइंग कंट्री, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, यूएई, जापान, विच इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू कंट्री द टॉप टू बॉटम इंडिया एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर पीरियड सितंबर 2023 से लेकर 2024, यानी साल भर का पीरियड दिया है, जिसमें पूछ रहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा किसको एक्सपोर्ट करता है, सबसे कम किसको करता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में 100% ऐसा ही यूपीएससी तो इसी पर धाम धड़म कर देती है, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कि हम यूएई को करते हैं, किसको करते हैं, सबसे ज़्यादा किसको करते हैं, नीदरलैंड को सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, किसको, नीदरलैंड को। उसके बाद हम यूएई को करते हैं सेकंड नंबर पर, यूएई। उसके बाद हम लोग ब्राज़ील को करते हैं, ब्राज़ील के बाद आता है यूनाइटेड स्टेट, नहीं, फर्स्ट नंबर पर नीदरलैंड, सेकेंड नंबर पर यूएई, थर्ड नंबर पर यूनाइटेड नेशन होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें कौन सा मिल रहा है, ये सी वाला करेक्ट, सी इज करेक्ट ऑप्शन। आप जापान इसमें लास्ट में, जापान को हम कम एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से ले रहे हैं ज़्यादा, चेंज हुआ है, ठीक ना। थोड़ा सा अब इसको ध्यान देना चाहिए आपको। तो मार्जिनल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट लीड बाई टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड विच कंपसेट फॉर द लोअर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट combined sharp decline the gold import help India to good trade deficit fall the 5-month low 21 billion dollar September down 10-month higher to 30 billion dollar in August September India export increase 35 billion फ्राम द 34 यानी 1% 1 बिलियन का क्या इंक्रीज हो गया है, ठीक। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री जो स्टेटमेंट दी है कि इंडिया टॉप
5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन है, तो सितंबर और 2024 से लेकर 23 तक के बीच में नीदरलैंड टॉप पर है, यूएई है, उसके बाद यूएस है, ब्राज़ील है, फिर जापान है। टॉप 5 इंपोर्टर कौन है जहाँ से सामान लेते, तो यूएई से सबसे ज़्यादा सामान आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना है, जर्मनी है, जापान है, ताइवान। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। ये आर ओ में इंपॉर्टेंट ही है, समझ लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो आपको 5, देखिए यूएई वहाँ पर सेकंड नंबर पर है, यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर पर चाइना से हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, सेकंड नंबर पर जर्मनी, आप सोचिए थर्ड नंबर पर जापान, हम फोर्थ नंबर पर ला दिया ताइवान को 5 नंबर पर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आज का हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया, ज़्यादा एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है, अगर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा तो कम होगा, लेकिन हमें एक्सप्लेन टाइम वीडियो से नहीं मतलब, हमें मतलब है हमें याद होना चाहिए, हमें कंसेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बस आऊँ दर 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 बता दूँ ए का बी, बी का सी, डी का डी, तो ये नहीं। चलिए, तो अगले बार मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय